हाय वीवर, स्वागत आप सभी का अनविंदा यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। हम कर रहे थे फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, जो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है कंप्लीट। जो भी इसकी कैटेगरीज हैं, उसको कैसे डिफाइन करना है, उनको कैसे डिटेल में बताना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में। ये है उससे नेक्स्ट वाली वीडियो, थर्ड वीडियो है ये आपकी। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हो, तभी ये जाकर आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे इसके रूल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से रूल रेगुलेशंस होते हैं अध्यापक के व्यवहार को जब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट होगा निरीक्षक को आत्मनिष्ठ होकर अपने व्यक्तित्व विचार प्रयोग नहीं करने चाहिए। सपोज कर लीजिए जो टीचर पढ़ाने जा रहा है वो उसका फ्रेंड है, जो भी ऑब्जर्वर पीछे बैठा है उसका फ्रेंड है, तो उसको ऐसे नहीं बिहेव करना है कि मेरा तो फ्रेंड है ये, और मैं अगर कोई गड़बड़ भी होती है, उसके व्यवहार में कोई नेगेटिविटी बिहेवियर होता है, तो मैं उसको पॉजिटिव कर दूं, चेकलिस्ट में मेरे को करना है। लेकिन नहीं, एक टीचर, एक जो ऑब्जर्व होता है, उसको निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए। ये जो फ्रेंड्स वाली बिहेवियर है या फिर कोई रिलेटिव वाली बिहेवियर है, ये बाद में रखे, क्लास के बाहर रखे, बाहर निभाए दोस्ती, लेकिन क्लास में इसको जो ऑब्जर्व होता है उसको निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है शिक्षक व्यवहार के आधार पर प्रत्येक 3 सेकंड के बाद वर्ग संख्या नोट करनी चाहिए। अतः 1 मिनट में शिक्षक व्यवहार संबंधी 20 वर्ग नोट करने चाहिए। ये निरीक्षण प्रक्रिया जो है कम से कम 20 मिनट तक हो। एक जो टीचर होता है वो जो अपनी एक्टिविटीज़ करता है उसको नोट करने का जो टाइम रखा है इन्होंने 3 सेकेंड। कोई टीचर अगर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको प्रत्येक 3 सेकंड में एक ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करना है और अपनी चेकलिस्ट में बताना। जो हमने लास्ट में इसकी एक टेबल भी देखी थी, कैसे कैसे नोट डाउन करना है इसको। नेक्स्ट है, यदि यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा वर्ग लिखा जाए तो इस दिशा में संभव वर्गों में एक वर्ग नोट किया जाए और वर्ग संख्या 5 से अधिक दूर हो। मतलब ये वही कंडीशन हो गई, जो ऑब्जर्वर पीछे बैठा है उसको ये नहीं समझ आ रहा कि 3 सेकंड के बाद टीचर ने कौन सी एक्टिविटीज़ कर दी, तो कंफ्यूजन वाली स्थिति में उसको ये नोट डाउन करना चाहिए कि जो 5 वाला कैटेगरी, जो वर्ग संख्या 5 है ना, उससे दूर वाले किसी भी कॉलम में उसको टिक मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद है, यदि एक वर्ग का शिक्षक व्यवहार 3 सेकंड के बाद भी दोबारा उसी व्यवहार को दोहराता है तो दोहराया या फिर अगली बार वर्ग उसी में लिखना चाहिए। मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर कोई टीचर कॉन्टिन्यूस 3 सेकंड के बाद उसको उसी व्यवहार को अपनाता है, उसको रिपीट करता है, जैसे कोई क्वेश्चन है वो 3 सेकंड से ज़्यादा का हो गया तो उसको रिपीट करना है उसी कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद है कुछ शब्द जैसे ठीक है, अच्छा, हाँ, वर्ग आदि, इनको वर्ग संख्या 2 में लिखना चाहिए, क्योंकि 2 में क्या है, इनडायरेक्ट वाली सिचुएशन है टीचर की, और क्या है उसमें प्रशंसा करना। तो जो कैटेगरी है ना, अगर आपको याद होगी तो आप नियम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, क्या क्या नियम होने चाहिए। तो जो आपने जो टेबल बनाई हुई है, जो मैंने आपको बताई थी, वो टेबल निकाल लीजिए, उसको जब आप देखेंगे तो नियम आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है, यदि शिक्षक किसी भी छात्र को उसके नाम द्वारा पुकारता है तो वर्ग संख्या 4 में लिखना है। ठीक है, अगर कोई टीचर है उसके स्टूडेंट्स के नाम से उसको पुकारता है तो उसको कैटेगरी नंबर 4 में हमको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि शिक्षक छात्र के उचित जवाब कोई दोहराता है तो वर्ग संख्या 2 में नोट करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर है प्रशंसा कर रहा है किसी भी स्टूडेंट्स की, किसी भी स्टूडेंट्स ने कोई अच्छा सा आंसर दे दिया, जो भी क्वेश्चन पूछा है टीचर ने, तो उसको शाबाशी देता है, उसको हाँ, अच्छा, गुड, वेरी गुड, वैसे वर्ड यूज़ करता है, तो हम लिखेंगे कैटेगरी नंबर 2 में। ओके, नेक्स्ट, यदि शिक्षक छात्र को सुनकर उसके विचार वाद विवाद के लिए स्वीकारता है तो हम लिखेंगे कैटेगरी नंबर 3 में। कैटेगरी नंबर 3 में क्या है, बच्चों के विचारों को स्वीकार करना। उसके बाद है, यदि शिक्षक बिना किसी छात्र को लक्ष्य बनाते हुए कक्षा में मजाक करता है तो कैटेगरी नंबर 2 में नोट किया जाएगा। यदि छात्र को लक्ष्य बनाकर मजाक किया जाता है तो कैटेगरी नंबर 7 में आएगा। आप जब इनको देखोगे, कैटेगरीज को, अपनी जो लिस्ट है उसको देखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, जब सभी छात्र एक ही प्रश्न का सामूहिक रूप में उत्तर देते हैं तो कैटेगरी नंबर 8 में उसको नोट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, शिक्षक व्यवहार के एकदम प्रारंभ में और अंत में दोनों समय वर्ग संख्या 10 नोट करनी चाहिए। जो
कैटेगरी नंबर 10 है उसमें क्या है, साइलेंस और कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। तो एक टीचर को जो ऑब्जर्वर बैठा है पीछे, उसको स्टार्टिंग में और लास्ट में 10 जो कैटेगरी है उसको नोट करना चाहिए, क्योंकि जब टीचर क्लास में एंट्री करता है तब भी सिचुएशन साइलेंस की होती है, और जब उसका टॉपिक ख़त्म हो जाता है बीच में लास्ट में, तब भी सिचुएशन क्या है, साइलेंस वाली होती है। तो ऑब्जर्वर को स्टार्टिंग में और लास्ट में कैटेगरी नंबर 10 ही नोट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे, कुछ रूल थे, ये आपको समझ में आ गए। उसके बाद हम देखेंगे इसकी मेरिट क्या क्या है फ्लैंडर की। फर्स्ट हमारी मेरिट है, यह पद्धति छात्र और अध्यापक के निष्पक्ष ढंग से निरीक्षण करने के लिए अच्छी टेक्निक है। जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, कैसे टीच कर रहा है, उनको एक निष्पक्ष ढंग से उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको चेक किया जाता है। सेकंड है, अध्यापक के व्यवहार को सुधारने के लिए एक फीडबैक का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर को पता चल जाता है कि मेरी पढ़ाने की टेक्निक ठीक है या नहीं, मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, मेरा जो बिहेवियर है वो ठीक है या नहीं। तो एक फीडबैक का काम भी ये करती है। उसके बाद है, अध्यापक के मौखिक व्यवहार के किसी भी तरह के दोष को हटाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगर टीचर कोई अपशब्द यूज़ करता है क्लास में जो वर्बली है, अगर उसको दूर करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होती है टीचर के लिए। नेक्स्ट, अध्यापक के प्रभाव को लचीलापन निश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अध्यापन के सिद्धांत का विकास करने में यह सहायता करती है। जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है क्लास में, उसको डेवलप करने के लिए ये वाली जो एनालिसिस की, फ्लैंडर की जो एनालिसिस, इंटरेक्शन एनालिसिस है, ये काफ़ी हद तक हेल्प करती है। उसके बाद अध्यापन की विभिन्न स्रोतों में शोध कार्य करने में भी उपयुक्त हो सकती है। एक शोध ही किया जाता है, एक टीचर पर, स्टूडेंट्स पर कैसे रिएक्शन होते हैं, एक टीचर के क्लास में कैसे वो पढ़ाता है, इसी पर रिसर्च की जाती है। उसके बाद हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस, कुछ डिमेरिट्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं हर चीज़ की, तो इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, वो क्या हैं वो देखते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट इसकी डिमेरिट है, इस तकनीक का प्रयोग करके केवल मौखिक व्यवहार का मूल्यांकन हो सकता है, परंतु सभी प्रकार के व्यवहारों का मूल्यांकन यहाँ पर नहीं हो सकता। हो सकता है टीचर ऑब्जर्वर को देखकर अपना बिहेव जो वो चेंज कर ले, अच्छा करने की कोशिश करे कि मैं किसी भी गलती में ना आऊँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो सब नहीं कह सकते। उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है वो नोट डाउन इसमें नहीं होता है। ठीक है। सेकंड है, कक्षा में होने वाली कुछ क्रियाओं की इस पद्धति में स्थान नहीं मिलता, जैसे चार्ट है, मॉडल नक्शे के द्वारा जब हम पढ़ाते हैं, इनका यूज़ करके जब हम पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्लैंडर ने अपनी जो कैटेगरीज है उसमें इस तरह की किसी भी बात का यूज़ नहीं किया है, किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है कि चार्ट से पढ़ाते हुए अगर कोई टीचर है चार्ट मॉडल से पढ़ाता है तो हम उसको किस कैटेगरीज में रखते हैं, क्योंकि चार्ट मॉडल का यूज़ करते हैं टीचर क्लास में, तो इसमें इसको स्थान नहीं मिलता, कुछ ही क्रियाओं को स्थान मिलता है। थर्ड है, छात्रों और अध्यापकों में वर्ग विभाजन एक सा नहीं होता। शिक्षक के लिए 7 वर्ग हैं और लेकिन छात्र के लिए केवल 2 ही हैं। सबको समान नहीं है कि ये नहीं कि 5-5 दोनों में डिवाइड किए गए हैं। आपने देखा होगा टीचर के लिए तो 2 बता दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 7 कैटेगरीज बना दी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 ही बताई हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी साथ में इन्वॉल्वमेंट होती है क्लास में। दोनों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है टीचर की और स्टूडेंट्स की, दोनों की सेम रहती हैं, अलग अलग नहीं होती, ये नहीं कि कम ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इनको सिर्फ अलग अलग, मतलब टीचर को 7 और स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में डाला है। उसके बाद है, मौन व विभ्रांति को समान स्थान देना उचित नहीं है। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो लास्ट वाला है, साइलेंस और कन्फ्यूज़न वाली स्थिति जो कैटेगरी है, उनमें टीचर और स्टूडेंट्स को दोनों को एक स्थान नहीं देना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। लास्ट में है, प्रत्येक 3 सेकंड में निरीक्षककर्ता को एक वर्ग में लिखना होता है। यह काम केवल निपुण प्रशिक्षक या फिर जो बिल्कुल इस काम में निपुण है, माहिर है, वही इस काम को कर सकता है। अब ये लगा लीजिए, हम अगर किसी भी टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और 3 सेकंड में उसने कौन सा बिहेवियर, कौन सी अपनी जो एक्टिविटी है वो चेंज की है, अगर हम उसमें कंफ्यूज हो गए तो सारी की सारी टेबल हमारी कंफ्यूज हो जाएगी, हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वाली कंडीशन है कि 3 सेकंड में किसी टीचर को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 सेकंड में कितना टीचर बिहेवियर अपना चेंज कर लेगा। एक क्वेश्चंस तक नहीं पूछा जाता कंप्लीट 3 सेकंड में।
नेक्स्ट एंड लास्ट है, कुछ समय बाद रिकॉर्ड रखने की जो प्रक्रिया है वो उबाऊ और थकान वाली बन जाती है, क्योंकि ये सब काम जब करता है ऑब्जर्व 3 सेकंड में चेक करना, टीचर क्या एक्टिविटी कर रहा है, घूम रहा है क्लास में, कैसे बच्चों को शांत कर रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो ये सब एक थोड़ी सी उबाऊ टेक्निक है। और अगर जो ऑब्जर्वर है उसको कैटेगरीज नंबर याद नहीं है, आगे पीछे उसने लिख दिया, तब भी दिक्कत हो जाएगी, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। तो इसके लिए हमें जो कैटेगरीज है उसको याद रखना है, उनको इनके जो नंबर दिए गए हैं उनको याद रखना है, क्योंकि हम इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको भी एग्जाम में लिखते हुए इनको ऊपर नीचे नहीं करना है, जो कैटेगरीज जहाँ दी गई है, जिस भी कैटेगरी में दिया गया है, टीचर वाली टीचर में, स्टूडेंट्स वाले स्टूडेंट्स में आपको लिख कर आनी है, ओके। और लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि यह एक एक्टिव प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट्स और ऑब्जर्वर्स सबको एक्टिव रहकर काम करना होता है। अगर ऑब्जर्व भी एक्टिव नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, टीचर एक्टिव नहीं होगा तो उसका बिहेवियर नेगेटिव चला जाएगा, और एक स्टूडेंट्स अगर अच्छे से जवाब नहीं देंगे तो उनका इंटरेक्शन खराब हो जाएगा। तो सबको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जो अध्यापक के नियंत्रण में होती है, जो कक्षा होती है वो एक टीचर के अंडर में होती है। छात्र भी उतने ही सक्रिय होते हैं जितने कि टीचर। जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ा तो रहा है क्लास में, लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो ही एक्टिव नहीं होंगे, वो पढ़ने को तैयार नहीं होंगे, समझने को तैयार नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन बार बार पाया जाता है, इसलिए अध्यापक और छात्रों के बीच में आदान प्रदान लचीला बना रहता है, क्योंकि टीचर क्वेश्चन करता है और जो स्टूडेंट्स हैं उसका आंसर देते हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो क्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है, बार बार इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये फ्लैंडर की थ्योरीज थी, जो मैंने ये आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। इस नोट्स को आपको कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से समझना है इसको। एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार वीडियो देखनी है। जो लिस्ट मैंने आपको दी थी, जो कैटेगरीज वाइज डिफाइन किया गया है, वो आपको देखना है, उसकी डिटेल आपको लिखनी है, उसके नियम आपको बताने हैं, उसके मेरिट डिमेरिट ये सब आपको लिखनी है। आई होप अब आपको जो फ्लैंडर की थ्योरी है इससे इतना डर नहीं लग रहा होगा जितना पहले। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको फ्लैंडर का जो एनालिसिस है ये कैसा लगा, आपका जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हुआ या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम, थैंक यू।